नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, और 3 ऑडिट प्रोसीजर है, रैप, पैप, ओपैप। अब पहली बात, प्लान बनाना जरूरी क्यों है मैं बता देता हूं। बाय द वे, प्लान का स्टैंडर्ड कौन सा होता है? ठीक है, प्लान का 300 होता है। प्लान बनाना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हमने प्लान नहीं बनाया ना, तो हम ऑडिट का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। हु गिव्स अस द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? ऐसे दोस्तों, हु गिव्स अस द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑडिट? ऐसे दोस्तों, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द एफएस इज फ्री फ्रॉम एमएमएस वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो अगर आप प्लान नहीं बनाओगे तो आप ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाओगे, इसीलिए प्लान बनाना जरूरी है। प्लान नहीं बनाओगे तो जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है, अगर एक प्लान बनाओगे तो ऑडिट विल बी कंडक्टेड इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। ऑब्वियसली फाइनल में ये तो उम्मीद नहीं करेंगे कि इतना हल्का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग एन ऑडिट प्लान, वो तो तुम पूरा फाड़ दोगे। तो ये सब रीड करना, ये याद नहीं करना, बहुत हल्का है, ये खुद रीड करो, मैंने लाइन कर रखा है। नंबर 1, प्लान बनेगा तो इंपॉर्टेंट आइटम्स पर तुरंत ध्यान जाएगा। 100 आइटम्स है एफएस के अंदर के, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट जिनमें हाई रोमम है, कुछ कम है। तो प्लान बनाते वक्त तो आप रोमम निकाल लेते हो कि भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर मेरे को मेहनत करना है। तो ये हो गया अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। सेकंड क्या है? टाइमली रेजोल्यूशन। आप प्लान बनाते वक्त पहले से सोच लेते हो कि आगे क्या क्या समस्याएं आएंगी, तो उनका सॉल्यूशन पहले से तैयार रख लेते हो। दैट इज टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। इसको बोला जाता है प्री मॉर्टम। तुम लोगों ने पोस्ट मॉर्टम सुना है? मर गई लाश, पता करो लाश को चेक करके एनालिसिस करके क्यों मरी लाश, है ना? तो पोस्ट मॉर्टम मतलब कांड होने के बाद, प्री मॉर्टम का मतलब कांड होने के पहले एनालिसिस कर लो कि क्यों कांड हो सकता है। ठीक है। 3 नंबर, ऑडिट, पूरे ऑडिट प्रोसेस को मैनेज करने में हेल्प होगा। मैं पार्टनर हूं, मैं डीएसआर आराम से कर पाऊंगा, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। 4 नंबर, इट हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ गुड टीम। प्लान बनेगा तभी तो ये देखेंगे कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए किस लेवल का आदमी चाहिए। 5 नंबर, डीएस, यू नो द फुल फॉर्म, ये तो कितनी बार बोल चुका हूं यार, डायरेक्शन, रिव्यू। ठीक है। एंड लास्ट, हम लोग को दूसरे लोगों के साथ भी तो कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है। एक बार मैं चाहता हूं तुम लोग 6 नंबर पढ़ो। इजी कोऑर्डिनेशन इन वर्क डन बाय ऑडिटर्स ऑफ कंपोनेंट। यू गो टू पेज नंबर 3.15। 3.15 में ऐसे 600 चालू हो रहा है, उसके नीचे ग्रीन डब्बा है, ग्रीन डब्बे के नीचे येलो डब्बा है। येलो डब्बा में पहला डेफिनेशन क्या लिखा है? कंपोनेंट। उसके अंदर हाईलाइट करो डिवीजन, ब्रांच, सब्सिडियरी। दिख रहा है? होना चाहिए, मैंने अंडरलाइन कर रखा होगा। डिवीजन, ब्रांच, सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, इन्हीं सबको आप बोलते हो कंपोनेंट्स। कंसोलिडेटेड एफएस जो बनता है उसके अंदर सब्सिडियरी, एसोसिएट, जेवी रहते हैं कि नहीं? और अगर मान लो ग्रुप कंपनी नहीं है, सोलो कंपनी, तो सोलो कंपनी का ब्रांचेस हो सकता है कि नहीं? डिवीजन, ब्रांचेस। तो हो सकता है इनका अकाउंट्स अलग बनता है और उसका ऑडिट एक लोकल सी से करा लिया जाता है, जिसको अपने बोलेंगे अनदर ऑडिटर। ठीक है। तो उस ब्रांच का ऑडिट फिर मुझे नहीं करना, मैं उसके वर्क को, दूसरे लोकल सी के वर्क को यूज कर सकता हूं। करेक्ट है ना? कंपोनेंट वर्ड समझ गए? तो अभी तुम बड़े हो गए, तुम ब्रांच नहीं बोलोगे, तुम क्या बोलोगे? कंपोनेंट। कंपोनेंट इज अ जनरल वर्ड विच इंक्लूड्स ऑल दैट। तो आपको ब्रांच या सब्सिडियरी बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपने वो लोकल ऑडिटर जो छोटे ऑडिटर, उनको क्या बोलेंगे? ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे? ऑडिटर ऑफ, लिख लो यहां पे 3.15। कंपोनेंट वर्ड कहीं चली यहां पे 3.15। आज तो तुम समझ गए, पर तुम्हारा क्या भरोसा, एक लंबे समय के बाद किताब उठाए, कंपोनेंट वर्ड ही भूल गए क्या था, तो वहां तो 10 पेज बाद जाओगे। पहले पता होना चाहिए ना, इसका ये मतलब है। ठीक है। द नेचर ऑफ द प्लानिंग डिपेंड्स ऑन 1, 2, 3। ऑब्वियसली क्लाइंट जितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ज्यादा प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग डिपेंड्स ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अगर हालात चेंज हो गए तो प्लान चेंज होगा। ठीक है। ऊपर करें, प्लानिंग, ये डायलॉग सुना हुआ होगा, ये रिपीट डायलॉग है। इस प्लानिंग अ डिस्क्रीट प्रोसेस और अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस। प्लानिंग कभी बंद नहीं होता ना, रोज उठते एक नया प्लान बनता है। ठीक है।
कल्पना करने के लिए मैं एक डायग्राम दे रहा हूं, ठीक है, नीचे ड्रॉ कर लेना। इस डायग्राम को देख के तुम क्या समझते हो? सर प्लानिंग शुरू तो पहले होता है, पर फिर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन साथ साथ पैरेलली चलता है एक साथ अंत तक। तुम सोच लो ना, तुम्हारी प्लानिंग फाइनल की इंटर पास करने के बाद ही स्टार्ट हो गई होगी कि ऐसे करूंगा, इस महीने पढ़ाना सॉरी क्लासेस करना चालू करूंगा, ये करूंगा, आर्टिकलशिप करूंगा, ऐसे करूंगा, चालू हो जाता है। और ये प्लानिंग चलता है जब तक एग्जाम दे नहीं देते। एग्जाम परसों है, उस वक्त भी प्लान बन रहा है कि मैं 1.5 दिन में कैसे कैसे क्या रिवाइज करके जाऊंगा। आज 2 बजे एग्जाम है, सुबह 6 बजे उठ के प्लानिंग चल रहा है कि अभी मैं 8 घंटे के अंदर कितना मैक्सिमम पढ़ सकता हूँ, नहीं छोड़ सकता हूँ, क्या क्या देख सकता हूँ, एग्जाम में क्या करूंगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करूंगा 3 घंटे 15 मिनट तक। तो मतलब प्लानिंग शुरू तो कब हो गया था, चलता रहता है एकदम एंड तक। वाई डज प्लानिंग कंटिन्यू फॉर सो लॉन्ग? बिकॉज सर व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग देन न्यू प्रॉब्लम्स कम अप, जो आपने पहले से सोचे नहीं थे। तो उसके हिसाब से आपको अपने प्लान को बार बार कस्टमाइज करना पड़ता है, अपने प्लान को फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। बिकॉज तुमने प्लान बना लिया कि आज 12 घंटे में ये पढ़ेंगे, नहीं खत्म हुआ 12 घंटे में वो टॉपिक, 14 घंटा चला गया, तो फिर प्लान चेंज करेंगे नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। हमने 1 हफ्ते का प्लान बना के बैठ गए कि ये चैप्टर्स खत्म करेंगे, है ना, नहीं खत्म हो पाया, आगे चला गया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो प्लान लगातार फाइन ट्यून करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव का मतलब और डिस्क्रीट का मतलब है पर सेपरेटली डिवाइडेड नहीं है। मतलब अब तुम लोग मत बनाना, अगर डिस्क्रीट प्रोसेस होता तो ऐसा होता, समझ रहे क्या, कि पूरा प्लानिंग करके खत्म करो, अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। पर तुम ही बताओ, क्या प्लानिंग एग्जीक्यूशन के पहले खत्म हो जाता है क्या? नहीं, हम लोग का थोड़ा बहुत प्लान बन जाता है, बाकी हम सोच नहीं पाते, फिर काम चालू कर देते हैं, फिर बाकी प्लान बाद में बनाएंगे। तुम यहां पर बैठे बैठे अभी के अभी राइट नाउ अपना आने वाला 6 महीना तो प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि उतना आगे तक का सर हम देख नहीं सकते राइट नाउ। नहीं, अगर डिस्क्रीट प्रोसेस होता तो ऐसा होता, समझ रहे क्या, कि पूरा प्लानिंग करके खत्म करो, अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। पर तुम ही बताओ, क्या प्लानिंग एग्जीक्यूशन के पहले खत्म हो जाता है क्या? नहीं, हम लोग का थोड़ा बहुत प्लान बन जाता है, बाकी हम सोच नहीं पाते, फिर काम चालू कर देते हैं, फिर बाकी प्लान बाद में बनाएंगे। तुम यहां पर बैठे बैठे अभी के अभी राइट नाउ अपना आने वाला 6 महीना तो प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि उतना आगे तक का सर हम देख नहीं सकते क्या कहां कैसे होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं कि कंप्लीट प्लान पहले खत्म हो जाए एंड देन आई विल स्टार्ट द एग्जीक्यूशन, दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन। ये डायग्राम गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सही डायग्राम क्या है, ये प्लानिंग शुरू पहले होता है पर खत्म पूरा एग्जीक्यूशन के साथ ही होता है पैरेलली जाके। डाउट है? तेरा शक्ल ही डाउटफुल है, ऐसे डाउट, ठीक है। मैं बात करूं, प्लान बनाते वक्त आपको 5 चीजें कंसिडर करनी है। वो 5 ये याद रखना बाय द वे, इसीलिए निमोनिक बनाया है। वो 5 चीजें क्या है? लेमर, एल से देख के बोलो यार, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बात हुआ अपना, बात हुआ। ए से क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर। एम से क्या है? मटेरियलिटी, देख लो। ई से क्या है? एक्सपर्ट। आर से क्या है? रैप। अब रुको, सुनो ध्यान से, मैं तुमको ऑब्वियसली एक्स्ट्रा चीजें, नई चीजें बताऊंगा जो तुम जानते नहीं हो। वो सब जो मैं बताऊंगा किताब में लिखा हुआ है,
पर एक स्टूडेंट को पता नहीं रहता या याद नहीं रहता। मुझे वो याद रहता है बिकॉज ऑफ अभ्यास। ऑब्वियस बात है। रैप कितने तरह के होते हैं? अब वो तो रैप कितने तरह के होते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये तुम लोग को लिखना है ना, लिखना है। हेलो, टोटल 7 मेथड्स होते हैं। फैप में 7 है, पर रैप में सिर्फ 4 है। कौन सा? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल। कौन सा रैप में नहीं है? कंफर्मेशन भेजना रैप में नहीं आता। री परफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन रैप में नहीं आता। ठीक है, ये आता है। अब तुमको देखो क्लैरिटी मिलेगा। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, एक बार नंबर 1 रीड करो। द एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड एज रैप। और अब 5 नंबर पढ़ो, द परफॉर्मेंस ऑफ अदर रैप। ठीक है, रैप 2 बार है। फर्स्ट में भी रैप है, लास्ट में भी रैप है। पर फर्स्ट वाले में रैप के अंदर आप क्या कर रहे हो? एनालिटिकल। लास्ट वाले रैप में आप क्या कर रहे हो? अदर रैप। तो बताओ अदर रैप क्या होगा? ठीक है, सब क्लियर है? तुम्हारी नॉलेज एकदम परिष्कार लेवल पे होनी चाहिए कि मतलब जो हमसे पूछे हम एमसीक्यू में बता देंगे। व्हाट डू मीन बाय अदर रैप? यही आ गया एग्जाम में। द ऑडिटर प्लान्स टू यूज एनालिटिकल प्रोसीजर्स रैप, हाउएवर हिज टीम मेंबर सजेस्टेड दैट दे शुड परफॉर्म अदर रैप्स आल्सो। योर ऑप्शंस आर, चालू हो गया, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, क्या नाम है, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, कंफर्मेशन। और क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैप? आंसर इज कंफर्मेशन। समझे क्या? जैसे तुम यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज रैप, हाउएवर योर टीम मेंबर सजेस्टेड यू सम अदर प्रोसीजर्स टू बी यूज्ड एज रैप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अदर प्रोसीजर? 4 ऑप्शन देंगे, 3 ये और एक कुछ और दे देंगे, कंफर्मेशन, वही आंसर होगा। समझ रहे हो? अब तुम बोलोगे सर ये क्या आउट ऑफ सिलेबस है? आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, ये एमसीक्यू है, अप्लाइड क्वेश्चंस है। न्यू सिलेबस में ये मंत्र दिया गया ना, न्यू सिलेबस का जो हाइप हुआ था पिछले साल, तो ये बोला गया था कि नहीं बोला गया था कि न्यू सिलेबस इज अप्लाइड नॉलेज टेस्टिंग, कि आपने पढ़ लिया उसको अप्लाई करके दिखाइए तो वहां पे काम आएगा। ये सस्ता सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो तुम देख रहे हो ना, इसका आंसर एग्जैक्टली लेमर नहीं है। ठीक है, इसके ये जनरल आंसर है। इन्होंने अपने मन से 15 बातें लिख दी, उसे बीच बीच में लेमर आ जाएगा तो आ जाएगा थोड़ा बहुत, नहीं तो नहीं आएगा। समझ रहे हो? ऐसा ही है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब बोलो, अब ये स्टूडेंट के साथ धोखा है। ठीक है, क्योंकि आप सवाल को पढ़िए। सवाल था व्हाट फैक्टर्स शैल बी कंसिडर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ प्लान, कि प्लान बनाते हो तो आपको क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। ये टॉपिक पढ़िए। तो कायदे से इंस्टीट्यूट को इसका आंसर क्या देना चाहिए था? लेमर 5 पॉइंट। स्टूडेंट तो वही सोच के क्या जाएगा बेचारा पढ़ के, और इन्होंने अपने मन से एक जेनरिक पॉइंट का लिस्ट बना दिया। तो सर ये तो धोखा हो गया ना एग्जाम में। कल को अगर हम सिर्फ लेमर लिख के आए और इनके आंसर में ऐसे 15 पॉइंट था तो हमारे तो नंबर कट जाएंगे, जबकि गलती हमारी नहीं, गलती उनकी है। उनको बोलना चाहिए था कि जो मन में जनरल पॉइंट्स बोलो, फिर तो हम भी दिखाते हैं 15 का 50 तक क्या आते हैं। तो ये हो गया धोखा। तो अब ऐसे क्वेश्चंस का सर हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते।
आप मान के चलो 100 नंबर का जो पेपर है, 110-20 मार्क का जो सेट होता है, उसमें इस तरह के धोखेबाजियां 15 मार्क्स 20 मार्क्स तक की होती हैं, जहां पे यू आर थिंकिंग समथिंग एज द आंसर, दे वांटेड समथिंग एल्स एज द आंसर। तो वहां पे थोड़ा फंस जाता है बेचारा स्टूडेंट, नंबर उसके कम होंगे। अब यही एक बार उदाहरण के तौर पे ये सवाल अगर मान लो कि 5 मार्क का या 4 मार्क का होता, ठीक है, तो तुम अगर लेमर लिखते तुमको 2 मार्क्स मिलता, 3 मार्क कट जाता तुम्हारा, मतलब 5 में से 2 ही मिलता। पर ऐसा कुछ कर नहीं सकते। हमको क्या पता कि कब तो हमसे फिकवाना चाहते हो तुम, या तो यही छप के आ जाए एग्जाम में, तब तुमको पता रहेगा। कल को यही छप के आ गया, तुमको याद है हाँ वो बोला था कि 15 जनरल पॉइंट्स होता है तो लिखूंगा बैठ के, पर जरूरी थोड़ा ना कि यही आएगा। हमको क्या पता कौन सा नया क्वेश्चन में कल लोग इस तरह का चकमा कर दें एग्जाम में। तो 15-20 मार्क का बजट तो इसमें जाता ही जाता है। ये समस्या फाइनल में बहुत होती है, इंटर में नहीं होती है। इंटर में जो टॉपर्स होते हैं 1, 2, 3 रैंक वाले, तुम उनका मार्क्स पता करो, और फाइनल में जो टॉपर्स होते हैं 1, 2, 3 वाले, उनका मार्क्स पता करो। जमीन आसमान का फर्क है, जबकि सेम टाइप का तुम एक्सपेक्ट कर रहे होगे। 600 तो है, मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? इंटर भी 600 का दे रहा है, फाइनल भी 600 दे रहा है। तुम इंटर वाले का जो टॉपर होगा 1, 2, 3, 4 जो रैंकर्स है, उनका मार्क्स पता करो, उनका रैंक कहां से चालू हुआ, 50 रैंक कट ऑफ, और तुम फाइनल का पता करो। फाइनल वालों का मार्क्स जो रैंकर्स का और इंटर का रैंकर्स में फाइनल का मार्क्स कम से कम 20 से 30 मार्क नीचे मिलेगा, क्योंकि सर फाइनल में ये सब करते हैं लोग। फाइनल में इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। इट्स नॉट कि फाइनल का सिलेबस ज्यादा टफ है, डिफिकल्ट है, फाइनल के क्वेश्चंस इस तरह के कर देते हैं और नंबर देते वक्त हाथ टाइट रहता है, तो फिर कम हो जाता है। मतलब जो लड़का या लड़की इंटर में सपोज अगर वो इस ऑडिट सब्जेक्ट में 60 लाया है लेट्स से, ठीक है, वही सेम स्टूडेंट उतनी मेहनत से फाइनल को भी पढ़ा पर उसका 60 नहीं आएगा, 40 हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चंस इस तरह के रहेंगे एकदम थोड़े डिफरेंट टाइप के, जहां उसको फेंकना पड़ेगा, और फिर वो जो बंदा पेपर चेक कर रहा है वो भी हाथ कस के टाइट करके देगा, तो 60 वालों का 40 हो जाता है, एकदम ऐसा होता है। तो पर इतना है कि इस तरह की धोखेबाजियां मैक्सिमम 20 मार्क की होंगी, उससे ज्यादा नहीं होंगी। तो मैं बोल भी नहीं रहा हूं तुमको 99 लेके आना है, ठीक है, 70, 80, 60 यही रेंज है। तो इस अगर तुम अच्छा पढ़े हो तो अच्छा उठा लोगे, ठीक है, इसका कुछ कर नहीं सकते हम लोग। कहां गया क्वेश्चन? तुम देखो बाकी मैंने आंसर ऑनलाइन कर रखा, तुम्हारे फटाक से रीड मार लो। 15 पॉइंट में सारे कीवर्ड्स ऑनलाइन कर रखे, सारे वर्ड तुम्हारे सुने हुए, एक भी अनजाना वर्ड नहीं है। पढ़ो जल्दी से, पढ़ लो यार एकदम। हो गया होगा ना? हो गया? सारे वर्ड्स आते थे कि नहीं आते थे अंदर जो लिखा हुआ है? कोई बोल के देखता कि फेंक के दिखाओ तो हम भी बोल देते, पर क्वेश्चन में कहीं ऐसा कोई हिंट नहीं था कि आई हैव टू राइट सो मच। डन है ये? नेक्स्ट हेडिंग पढ़ो फटाक से। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान, ये किसकी जिम्मेदारी है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है। ये बोलने की भी जरूरत नहीं, ये तो कॉमन सेंस है। नहीं, ये कॉमन सेंस नहीं है, ये थोड़ा हट के है। सुनो ध्यान से सुनो, जो मैं अभी तुमको बोलने जा रहा हूं ये मैंने पिछले क्लासेस में कहीं ना कहीं तुमको बोला ऑलरेडी, ठीक है, फिर भी सुन लो। कई को लगेगा कि लाल रंग तो सर कॉमन सेंस है, हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, मतलब ऑडिटर की जिम्मेदारी है प्लान बनाना, पर नहीं। सुनो, मैं सीए हूं, ऑडिटर, और ये है क्लाइंट, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको हम लोग लॉ में बीओडी बोलते हैं, ऑडिट में क्या बोलते हैं, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट। ऑब्वियसली प्लान बनाते वक्त हमारे बीच में लंबा चौड़ा डिस्कशन होगा कि नहीं, बिकॉज आई कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी ओनली थ्रू देम। प्राइमा फेशी व्हेन यू आर मेकिंग योर प्लान स्ट्रेटजी, आप तो गए नहीं हो ना अंदर, तो एक तो क्लाइंट के साथ मीटिंग होगा आपका, ब्रीफ मीटिंग, तो वहां पे ब्रीफ ऑफ मीटिंग में ये आपको कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, आप लोग डिस्कशन करके सारे रिस्की एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे, बातचीत होगी कि पिछले ऑडिटर ने कितना टाइम लगाया था, क्या क्या था, नहीं था, इस बार क्या रिस्क क्या नहीं, ये सब डिस्कशन होगा। सो द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द प्लान इज मेड आफ्टर डिस्कशन विद देम। करेक्ट? कर लो जितना डिस्कस करना इनसे कर लो, पर याद रहे अल्टीमेट जिम्मेदारी तुम्हारी है। कल को अगर इन्होंने आपको झूठी झूठी बातें बोली हैं तो उससे आपका पल्ला, मतलब योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट रिड्यूस्ड। जैसे इनके यहाँ पे 2-3 तगड़े रिस्क फैक्टर्स थे, इन्होंने आपको बताए नहीं, छुपा लिए, और बाद में आपको एकदम लास्ट में पता चला या नहीं पता चला, रिपोर्ट दे दिया, नाफरा में केस आ गया और फिर आपके ऊपर उंगली उठी, तो आप ये नहीं बोलते जी हमें तो पता था ही नहीं, आवर प्लान वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशन विद द मैनेजमेंट। वो बोलेंगे कितना ही डिस्कशन कर लो, कुछ भी कर लो, इट विल अल्टीमेटली बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू गॉट दैट? इसीलिए लाइन को एम्फसाइज करना जरूरी था कि कर लीजिए डिस्कशन और हेल्प भी मिलेगा, पर अल्टीमेटली सर आप ही की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट,
ऑब्वियसली हम अपना प्लान और स्ट्रेटजी जो बनाते हैं, ब्रॉड आउटलाइन, वो इनके साथ शेयर करते हैं, इनको बताते हैं कि देखिए मेरे हिसाब से ये रिस्क एरियाज है, मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं, मैंने बोला था ना सर, आई वांट टू कंफर्म विथ यू कि ये रिस्क एरियाज, इस पे हम लोग काम करेंगे, बट वी डोंट शेयर द डिटेल्ड प्लान एंड प्रोग्राम विद देम बिकॉज इट विल कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। ये बोला ना लाइन तुम लोग कि प्लान शुड बी शेयर विद द क्लाइंट बट केयर शुड बी टेकन सो एज नॉट टू कॉम्प्रोमाइज, ये भाषा बोला होगा, केयर शुड बी टेकन सो एज नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। ये लाइन फिर से रिपीट होगा, ठीक है, कि शेयर कर लो बट केयर शुड बी टेकन कि वो आपके ऑडिट की इफेक्टिवनेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और अल्टीमेटली आपकी जिम्मेदारी रहेगी आप कितना डिस्कशन कर लो। तो इस मुद्दे को बोलने के लिए हमारे पास निमोनिक है दादी, डी से डिस्कस, ए से ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबल, डी से डोंट कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, आई से इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पार्टनर एंड द की टीम मेंबर्स व्हाइल मेकिंग द प्लान। ओके, एक बार दादी और हाइलाइटर को याद करो, फिर मैं समझाऊंगा थोड़ा जल्दी। खाली बार मेमोराइज करो ना, समझने में ध्यान में दो, खाली दादी का फुल फॉर्म याद करो ना। कई बार समझने के लिए याद करना जरूरी होता है, याद करने से ज्यादा क्लैरिटी आती है, ज्यादा समझ में आता है, कई बार ऐसा होता है। कई बार याद कर लो दादी, डी से डिस्कस, ऑब्वियसली आई मस्ट डिस्कस विद देम, क्योंकि भाई धंधा उनका है, रिस्क उनका, उनको ज्यादा पता होगा, तो डिस्कस विद देम। ये एक बार नंबर 1 पढ़ो तो, बोलता स्टॉक काउंट पे जाने के पहले उनसे डिस्कस करूंगा कि नहीं, सरप्राइज स्टॉक काउंट नहीं करूंगा, तो डिस्कशन तो होता ही है। ए से कुछ भी डिस्कशन करना कर लो, बात पता कर लो, पर अल्टीमेटली इट इज ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी। डी से प्लान तो शेयर करेगी पर डोंट कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, मतलब डिटेल प्रोग्राम और लिस्ट वगैरह वो शेयर नहीं करूंगा, मोटा मोटा प्लान शेयर करूंगा। और आई से इन्वॉल्वमेंट, प्लान बनाते वक्त, अच्छा प्लान कौन बनाएगा, पार्टनर तो बनाएगा। मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, सपोज हमारी ये सीए फर्म है, मैं पार्टनर हूं, ये सामने जो 3 लड़के मेरे बैठे हुए, ठीक है, ये वो हैं, मैनेजर है। मैनेजर मतलब सोचते हो सीए फर्म के अंदर ही सीए एम्प्लॉय, क्वालिफाइड सीए, पर वो पार्टनर नहीं है, पार्टनर के नीचे है, मैनेजर है, सपोज तीनों मैनेजर है और तुम लोग उसके नीचे हो सब कोई, बाकी आर्टिकल वार्टिकल सब हो, ठीक है। मान लो वी आर फुल ऑडिट टीम, हमारी पूरी ऑडिट टीम है। टीम प्लान जब बनेगा तो प्लान में कौन कौन शामिल होगा, ऑब्वियसली मेरा नाम तो आएगा ही, साथ साथ इनका भी नाम आएगा। इनको बोलते हैं की टीम मेंबर्स, व्हाई, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस। 4 नंबर पूरा पढ़ो। बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस। तो प्लान अकेला पार्टनर नहीं बनाता है, पार्टनर अपने साथ जो इंपॉर्टेंट टीम मेंबर्स है उनको साथ में इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अच्छा एक जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक बार फर्ज करो, वैसे तो सभी तुम लोग आर्टिकल पर मान लो कि ये 3 लोग मैनेजर होते हैं या सीनियर मैनेजर होते हैं, इसका मतलब तुम समझते हो, मैनेजर होने का मतलब होता है कि ये लोग मेरी उम्र के होते हैं, ठीक है। पार्टनर बहुत बड़ा होता है, पार्टनर्स की उम्र की रेंज आती है, तुम समझ लो बिग 4 में 45 टू लास्ट तक, जो भी रिटायरमेंट एज होता है 58 होता है रिटायरमेंट एज, ठीक है। और मैनेजर्स लोग की एज जो होती है वो 30s में होती है, मिड 30s वैसे, ठीक है।
तो अगर ये लोग मैनेजर होते, मतलब सपोज अगर मैं आज केपीएमजी में होता तो आई वुड हैव बीन अ सीनियर मैनेजर और मैनेजर समवेयर लाइक दैट, उस तरह पे मैं होता, ठीक है ना। बात ऐसी है कि पार्टनर मैनेजर को क्यों इन्वॉल्व करेगा? पार्टनर तो पार्टनर है, उसको भी तो एक्सपीरियंस है सर, तो मैनेजर को इन्वॉल्व क्यों करेगा? बिकॉज किसी भी एक इंसान का एक्सपीरियंस 100% कंप्लीट नहीं होता है। पार्टनर के लाइफ में जो और ऑडिट के जो एक्सपीरियंसेस रहे और मैनेजर के जो एक्सपीरियंसेस रहे उनमें डिफरेंस होगा ही, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंसेस तुम्हारे एक्सपीरियंस सेम नहीं हो सकते, कुछ एक्स्ट्रा तुम जानते होगे। सेकंड, पार्टनर ना फील्ड वर्क के ऊपर उठ चुका है और तुम लोग आज भी जमीन से जुड़े हुए हो। मैनेजर आज भी जमीन से जुड़ा हुआ, वो फील्ड वर्क में कभी कभी जाता है पर वो बहुत इन्वॉल्व है। ऑडिट का जो पूरा काम होता है ना 2-4 महीने चलता है, उसमें पार्टनर से फार ज्यादा मैनेजर इन्वॉल्व होता है, तो उसको ग्राउंड रियलिटीज पता है कि सर ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ऐसे हो पाएगा, तो वो ज्यादा कर सकता है। बढ़िया, समझ रहे हो? इसीलिए टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। तो कल को एमसीक्यू अगर आ गया कि प्लानिंग में कौन इन्वॉल्व होता है, पार्टनर, ऑल टीम मेंबर, की टीम मेंबर्स, पार्टनर एंड की टीम मेंबर्स, पार्टनर एंड ऑल टीम मेंबर नहीं ना, की टीम मेंबर, याद रखना। दो 220 क्या वो वाला? हाँ जाऊंगा उसमें, वो तो जाऊंगा ऑब्वियसली उसमें। बस सुनो प्लीज, एक्चुअली मुझे 2-3 दिखाना जरूरी था, बिकॉज स्टूडेंट जब वो टॉपिक पढ़ता है तो वो वहीं पे रह जाता है, उसको याद ही नहीं था कि आगे भी कुछ होगा, तो उससे पहले दिखा रहा हूं मैं। 220 किस चीज का होता है? ऑडिट क्वालिटी। ऑडिट पढ़ चुके हम लोग चैप्टर नंबर 1 में, ऑडिट क्वालिटी। 210 किसका होता है बोलो? लेटर ऑफ एंगेजमेंट। हमारे सिलेबस में नहीं, खाली नाम याद करो। 210 किसका है? लेटर ऑफ एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। और ये दो स्टैंडर्ड तो वहां पढ़ चुके, क्या नाम है तुम्हारा? चैप्टर 1 में, ऑडिट क्वालिटी, एंगेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। अब एक बार तुम लोग हेडिंग पढ़ो, लाल रंग का पूरा हेडिंग। प्लीज एकदम फोकस करके, हो गया? कॉपी करना सबका, लिखना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलूं मैं? हो गया सबका? प्लीज एक बार सिर्फ और सिर्फ लाल रंग का हेडिंग पढ़ना। क्या ये हेडिंग सुना हुआ है? हाँ सुना हुआ है। सीए, सीए क्लाइंट एक्सेप्टेंस, सीसी क्लाइंट कंटिन्यूएंस। कहां सुने थे? चैप्टर 1, ठीक है। क्लाइंट एक्सेप्टेंस, क्लाइंट कंटिन्यूएंस। क्लाइंट एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएंस के वक्त ही तो माइस करते हैं ना, है ना। यहां टोटल 3 टॉपिक है, यहां टोटल 3 पॉइंट्स है। नंबर 1 हरा वाला यहां है, नंबर 2, 3 यहां है। बोलता है जब आप ये 3 काम करते हो ना, क्लाइंट एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूएंस,
तो ये क्वालिटी कंट्रोल तो है ही, ओके, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग द प्लान. इट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट इन मेकिंग द प्लान. सर हाउ? ऑब्वियसली आप यहां पर क्लाइंट की इंटेग्रिटी कंसिडर कर रहे हो कि नहीं? यार दो उसका, तो उसका क्या है? एक तो उसकी इंटेग्रिटी, अगर वो लोग ईमानदार है तो इसका मतलब रॉमम के चांसेस कम है, और अगर उनके पास इंटेग्रिटी नहीं, उनपे जबरदस्त रेट वेट पड़ा हुआ है, तो फिर उनके रॉमम का चांस बहुत हाई है. चैप्टर 1 में ऐसे क्वेश्चन कराए थे नहीं कराए थे? ईडी का रेट पड़ा हुआ है, पार्टी में मिला, कॉफी पे मिलेंगे, ज्यादा फीस देंगे, पुराना ऑडिटर को कंप्लेन कर रहे हैं, याद है? इंटेग्रिटी नहीं है, तो इंटेग्रिटी मतलब रॉमम इज हाई. और प्लान बनाते हो सबसे पहला काम क्या होता है? रॉमम रैप. जितना रॉमम उतना प्लान. तो इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट हेल्प्स यू इन डिसाइडिंग द रॉमम और नॉट. सिमिलरली उसका एक और चीज होता है मैटर कि करंट ऑडिट या प्रीवियस ऑडिट में क्या क्या मैटर राइज हुए, तो वो रॉमम में हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं? मैटर मतलब झमेले से तो पता चलेगा क्या क्या रॉन्ग कितना है. तो याद रखना, ये जो आप सीएसीसी करते हो ये क्वालिटी में हेल्प करता ही है, संग संग आपको हेल्प करता है रॉमम असेसमेंट में. इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि प्लान बनाते वक्त भी आपने जो सीएसीसी किया था ना, वो आपको हेल्प करेगा. नंबर 1 ये रहा माइस. नंबर 2 और 3 अंदर का रीड करो. अभी मैं क्या बोलता हूं, 2 नंबर फालतू का लिखा है लोग, क्योंकि 2 नंबर जो लिखा है वो तुम्हारे ABCD का C पढ़ो है ना, उसमें एथिकल रिक्वायरमेंट, तो बद्दू का एक्स्ट्रा फालतू का डाला. ठीक है. 3 नंबर ठीक है मेरे को. लेटर ऑफ एंगेजमेंट. एंगेजमेंट लेटर का मेन पर्पस क्या होता है, कोई बताओ? हाँ, कौन बोल रहा है, बताओ, बोलो. नहीं, थोड़ा और मतलब तुम बोल रहे हो स्कोप ऑफ ऑडिट, मैं पूछ रहा हूं एंगेजमेंट लेटर का मेन पर्पस क्या है? थोड़ा सा मेरे को भाषा चाहिए. ये बोला स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है, और कुछ? द वर्ड इज वेरी गुड बट आई वांट समथिंग मोर आल्सो. इज गुड. और हाँ, नहीं भाई, तुम तो तेरे बॉडी में जितना ऑडिट है सब डाल देगा. सेग्रीगेशन ड्यूटी तो इंटरनल कंट्रोल होता है, वो कहां से आ गया यहाँ पे? सेग्रीगेशन ड्यूटी का मतलब ये नहीं कि मेरे तुम्हारी ड्यूटी में सेग्रीगेशन ड्यूटी इंटरनल कंट्रोल मतलब आप लोग अपना कंपनी के अंदर जो काम है अलग अलग एम्प्लॉय में डिवाइड करते हो. तुम्हारे और मेरे में डिवाइड, उसको एसओडी नहीं बोलते. ये तो प्राइम एग्जांपल था एग्जाम में फेंकने का कि मेरे को ऑडिट के ये शब्द पता है, जो पूछो जवाब दे देंगे. मेन चीज होता है यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अब मैं बता देता हूं. मेन चीज आप समझो, एंगेजमेंट लेटर इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस. इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस. और कॉन्ट्रैक्ट का, दुनिया में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस होता है टर्म्स एंड कंडीशन ले डाउन करना. कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस क्या होता है? हम दोनों पार्टी के बीच में टीएनसी ले डाउन करना. तो वो मेन पर्पस है, टर्म्स एंड कंडीशन ले डाउन करना हमारे बीच में. अब यहां पर इस सब्जेक्ट में हम टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बोलते, उसके बजाय हम बोलते हैं जो वो बोला, स्कोप ऑफ ऑडिट. कि ये स्कोप ऑडिट का मतलब ये चीज मेरे काम में इंक्लूडेड है और ये चीज मेरे काम में एक्सक्लूडेड है. इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट. यू गेटिंग माय पॉइंट? स्कोप ऑफ ऑडिट का मतलब ये होता है कि मेरे काम का दायरा, मेरे काम की बाउंड्री, दिस इज इंक्लूडेड, दिस इज नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एंगेजमेंट लेटर जब आप बनाते हो तो उससे भी तो आपने वहीं पे क्लाइंट के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया ना कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या, उनको रिमाइंड करा दिया कि देखो ये सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. कंट्रोल्स बनाना तुम्हारा काम है, गोइंग कंसर्न असेसमेंट तुम्हारा काम है, फ्रॉड रिस्क वगैरह डिस्क्लोज करना, प्रिवेंट करना तुम्हारा काम है, एफएस बनाना एज पर द FRF तुम्हारा काम है, AS फॉलो करना. तो तुमने वो क्लैरिफाई कर दिया. ओके, ये सब एक पैकेज है. इस पैकेज को हम लोग बोलते हैं CACC. पढ़ते हैं.